जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता को समझेंगे और इसको हम बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिना टाइम गवाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो स्टार्ट होती है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, इन्होंने पूरे भारत में या पूरी हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले पुष्टि इन्होंने की थी कि यहाँ पर कोई हड़प्पा नामक स्थान पर इन्होंने दौरा किया था। तो उस समय इन्होंने पहली बार कहा था और इन्होंने एक पहली पत्रिका निकाली थी, एक पेपर निकाला था। उस पेपर का नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी। नैरेटिव ऑफ जर्नी, उसमें इन्होंने लिखा था कि भारत के एक ऐसे स्थान की हमने खोज की है जहाँ पर पुरातत्व पुराने काल की कुछ विशेष जानकारियां मिलेंगी। इन्होंने वहां फिर ज्यादा कोई कुछ खास कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने इस चीज पर जिक्र किया था। हड़प्पा की पहली बार किसी जिक्र किया था, इन्होंने ही पहली बार जिक्र किया था। फिर एक रेलवे लाइन का विस्तार होता है। रेलवे लाइन का विस्तार होता है कराची से लाहौर तक। कराची से लाहौर तक, कराची जो एक पोत है उस समय, और जो लाहौर तक एक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। उसमें दो इंजीनियर थे, एक का नाम था जेम्स बर्टन, एक का नाम था विलियम बर्टन। ये दोनों भाई थे। उस समय जो वहां से जो और ये हड़प्पा के पास से ही निकली थी। तो ये मान के चलिए ऐसे जो निकले उसके पास में ये पड़ता है। तो वहां से क्या हुआ कि अब जब रेलवे लाइन बिछती है तो उसके लिए जमीन मजबूत करनी पड़ती है। जब जमीन मजबूत करनी, तो इन्होंने आसपास की जो मिट्टी थी उसको खोद कर इधर और उसी पटरी पे रखना स्टार्ट कर दिए। तो वहां से पत्थर जो मिले थे, पत्थर ईंटें जो मिली थी, उन्हीं को उस पर बिछाया गया था। फिर जब इन्होंने ये देखा कि यहाँ के जो पत्थर हैं वो और जो मिट्टी है उससे काफी अलग है, इस कारण से ये और चर्चा में आ गई। पहली चर्चा चार्ल्स विलियम ने की थी, दूसरी चर्चा यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर इस पे थोड़ा रिसर्च स्टार्ट हुआ, फिर थोड़ी खोज और स्टार्ट हुई। फिर समय आता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, इसकी स्थापना हो जाती है, जो कि आजकल वर्तमान में जो पुरानी जो बिल्डिंगें हैं उनको सुरक्षित रखना, उनकी मरम्मत करवाना, जो उसकी सुरक्षा, उसकी सिक्योरिटी है, सारी इसके हाथ में होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन होती है। देखिए, इसकी जो स्थापना, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना की थी। इसका जो उस समय जो अंग्रेज थे, उस समय अंग्रेज जो वायसराय थे वो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन इनके समय में जो वायसराय थे, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय ये वायसराय थी। ठीक है, अब देखते हैं। जब ये इसी अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, जब ये सब हो चुका था, हाँ, अब देखते गार्डन चाइल्ड, जिनका नाम था गार्डन चाइल्ड, उन्होंने पहली बार इस सभ्यता को कहा था कि ये भारतीय नगरी क्रांति, उन्होंने कहा था। गार्डन चाइल्ड ने इनको भारतीय नगरी कहा था, प्रथम भारतीय क्रांति कहा था, प्रथम भारतीय क्रांति। गार्डन चाइल्ड ने गार्डन चाइल्ड प्रथम नगरी क्रांति कहा था। ठीक है, प्रथम देखो, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि किस व्यक्ति ने हड़प्पा को प्रथम नगरी क्रांति कहा है, तो हमारा ऑप्शन होगा गार्डन चाइल्ड। और क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में हड़प्पा के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने जिक्र किया था, तो हमारा ऑप्शन होगा चार्ल्स मैसन ने। और अगर वो पूछे कि अब हड़प्पा का सर्वप्रथम किस पत्रिका में जिक्र आया था, तो हमारा ऑप्शन होगा नैरेटिव ऑफ जर्नी। ठीक है, फिर क्वेश्चन आ सकता है कि
जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी वहां कौन कौन से इंजीनियर थे? तो देखिए, एक थे जेम्स बर्टन, एक थे विलियम बर्टन, दो व्यक्ति थे, दोनों भाई भाई थे, दोनों इंजीनियर थे, दोनों अंग्रेज थे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो हमारा ये ऑप्शन होगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने। इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब उस क्वेश्चन आ सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के समय जब स्थापना हुई थी तो उस समय गवर्नर कौन थे, मतलब गवर्नर कौन थे? तो हमारा ऑप्शन होगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अब इसके बारे आगे देखते हैं। ये बैकग्राउंड के रूप में हमें पता होना चाहिए कि इसके बारे में क्या इतिहास रहा है इसका। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब इसकी खोजें जब हुई और इसको खोज के हम रूप में से देखते हैं। देखिए 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष थे, हेड थे, वो थे सर जॉन मार्शल। उस समय 1921 का समय था। उस समय किसकी देखरेख में? दयाराम साहनी की देखरेख में हड़प्पा की खोज हुई थी। दयाराम साहनी की देखरेख में हड़प्पा की खोज हुई थी दयाराम साहनी की देखरेख में। हेड कौन थे? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हेड कौन थे? सर जॉन मार्शल। उस समय 1921 में इसके हेड थे। ठीक है, फिर आता है 1900, थोड़ा एक साल बाद 1922 समय आता है राखलदास बनर्जी की देखरेख में। उस समय भी ये जॉन मार्शल ही हेड थे। सर जॉन मार्शल ही इसके हेड थे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। ठीक है, अब आगे फिर जब इनकी तो मोहनजोदड़ो को इन्होंने उत्खनन करवाया था, मतलब उसकी खुदाई करवाई थी। जो राखलदास बनर्जी थे, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी मोहनजोदड़ो की। अब देखिए, अब जो इसका बैकग्राउंड था वो काफी मजबूत हो चुका। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आनेंगे, ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता। हमारा वनडे एग्जाम है, हमको बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस हमको उनको फिगर आउट एक बार करना होता है। अब देखिए, अब इसको नामकरण पे इसके हम जाते हैं। नामकरण देखिए, पहला इसका नाम है हड़प्पा। पहला नाम इसका हड़प्पा हो गया। हड़प्पा इसे क्यों कहते हैं? देखिए, हड़प्पा इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बार जब इसके अवशेष खोजे गए थे, वो हड़प्पा नामक एक स्थान पर खोजे गए थे जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। पहला नाम हो गया इसका हड़प्पा। फिर दूसरे से हम कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। दूसरा नाम है इसका सिंधु की सभ्यता। देखिए, दूसरा नाम है इसका सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता इसका क्यों नाम है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए हम कहते हैं कि जब कोई सभ्यता स्टार्ट होती है तो वो, क्योंकि पहले तो इतने पानी के सोर्स नहीं होते थे क्योंकि हमारा जीवन 90% 95% पानी पर डिपेंड है। तो जो भी सभ्यता, उस समय ऐसे कोई संसाधन हो नहीं सकते थे जिससे हमें पानी मिल सके। तो हमें अक्सर जो लोग बसते थे वो हमें हमेशा नदियों के किनारे, मतलब जो वहां पे साधन पानी का हो सकता है वहां बसते थे। तो पहली बार जो सभ्यता जो खोजी गई थी हड़प्पा, वो सिंधु घाटी सभ्यता के पास में खोजी गई थी, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। ठीक है, दो हो गए। पहला हो गया सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी की सभ्यता। तीसरा देखते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। तीसरा है सिंधु सरस्वती। तीसरी है नाम इसका सिंधु और सरस्वती सभ्यता। देखिए, सिंधु और सरस्वती इसलिए से कहते हैं क्योंकि एक साइड सिंधु है तो दूसरी साइड सरस्वती है। एक साइड सिंधु, दूसरी साइड सरस्वती, इसके बीच में जो स्थान है उसे हम सिंधु सभ्यता कहते हैं। सिंधु और सरस्वती की सभ्यता कहते हैं। उसी के बीच में ये हड़प्पा खोजा गया था पहली बार। ठीक है, इसके नाम हो गए 3, हड़प्पा, सिंधु और सरस्वती। तीनों इसके नाम हो गए। कैसे हो गए समझ में आया आपको? अब देखते हैं यह युगीन किस युगीन थी, किस युग में ये हुई थी। देखिए, युगीन थी
ये कौन सी युगीन सभ्यता थी? कौन सी युगीन सभ्यता थी? कौन सी युगीन, यह कौन सी युगीन सभ्यता थी? देखिए कांसा कैसे बनता है? तांबा और टीन से, तांबा और टीन से इस सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो कौन सी युगीन सभ्यता के रूप में हुआ, क्योंकि इस समय जो व्यक्ति थे वो कांसे का उपयोग करने लगे थे। अब कांसा बनता कैसे है? ऐसा तो नहीं, कांसा हमें डायरेक्ट कांसा नहीं मिलता, हमें प्रकृति में डायरेक्ट कांसा नहीं मिलता है। हमको एक तो तांबे की जरूरत पड़ती है और दूसरी टीन की जरूरत पड़ती है। इन दोनों का ही मिला रूप है कांसा। अब जब टीन होगी और तांबा होगा तभी तो हमें कांसा मिल सकता है, ठीक है। इसलिए इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अभी एक बार इसको हम रिवीजन करके रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि जो हमें एक बार पढ़ने के बाद जो याद करने में मजा आता है वो काफी अच्छा और कॉन्फिडेंस भी हमें पेपर में लाता है। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के निर्माता। सिंधु सभ्यता के निर्माता में कौन कौन लोग? देखिए सबसे पहले है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड देखिए ये एक ऐसी जनजाति के रूप में आप समझ सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग थे वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो एससी और एसटी के रूप में होते हैं, एससी और एसटी के रूप में वो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। देखिए ऐसा ये कोई क्लियर इस बात में कोई मतभेद है, सब लोगों के अपने अपने मतभेद हैं कि इसमें कोई कहता है इसमें प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ज्यादा थे, कोई कहते हैं भूमध्य सागरी ज्यादा इसमें लोग थे, कोई कहते हैं मंगोलाइड इसमें ज्यादा निवास कर रहे थे, कोई कहते हैं अल्पाइन लोग थे वो ज्यादा निवास कर रहे थे। देखिए सबका अपना अपना मत है, हमें अपने पेपर के हिसाब से पढ़ना है तो किसका मत ज्यादा है हमें उसके बारे में, और हमको सारे मत देखने हैं, ठीक है। सबसे पहली बात आती है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो वर्तमान में मध्य भारत का जो एरिया है जैसे यूपी, एमपी और बिहार, छत्तीसगढ़ और ये वाला, देखिए मैंने इसको दिखा रखा है, ये वाला जो क्षेत्र है इसका ये वाला मध्य भारत में आता है, ठीक है। मध्य भारत में आने का इसमें जो जनजाति रहती हैं वर्तमान में जो, तो कहा जाता है ये उसी समय की जनजातियों के उनके स्वरूप मतलब बदलते हुए स्वरूपों में से ये जनजाति है। अब दूसरे है कि भूमध्य सागरी। देखिए भूमध्य सागरी जो मतलब सागरी से समझ में आए जो वर्तमान में दक्षिण भारत में निवास करने वाली जनजातियां हैं वो कहा जाता है कि ये उनसे ही मतलब इनका संपर्क मतलब इनके दादा परदादा वो थे, तो इसलिए ये वाला इनका क्षेत्र है जो वर्तमान भारत का है। वर्तमान भारत से इनके पूर्वज हैं, पूर्वज सिंधु घाटी सभ्यता के रहे होंगे माना जाता है ऐसा। तीसरी बात आती है इधर जो होते हैं मंगोलाइड। मंगोलाइड का ये बड़ा क्षेत्र है मंगोलाइड। देखिए क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन निर्माता के रूप में कौन कौन लोग थे, 3 ऑप्शन इसमें से दे देगा, एक अलग दे देगा, तो अलग वाला है वो हमें डिफाइन करना, वो हमें परिभाषित करना पड़ेगा कौन सा है और उसे हमें टिक करना पड़ेगा, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है अल्पाइन जो राजस्थान, गुजरात और पंजाब वाला जो एरिया है ये यहाँ पर निवास करती है, ठीक है। इससे हमें पता चला, इससे एक दिमाग में क्रिएटिविटी पैदा होगी कि हाँ ये ऐसे इधर हैं, वो उधर रहते थे, वो उधर रहते थे। जो वर्तमान में भारत में आपने देखा होगा जितनी सभ्यताएं खोजी गई हैं वो ज्यादातर पाकिस्तान में जा चुकी मतलब उसमें हो गई हैं पाकिस्तान में। वर्तमान में भारत में काफी सभ्यता भी उत्खनन चल रहा है, काफी मिल चुकी हैं, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब देखते हैं इसके विस्तार के बारे में। देखिए विस्तार के बारे में आपको मैं ऊपर इधर उधर आप देख लेना, इसमें मैं एक फोटो लगी हुई आपको आप देख लेना उसको। देखिए अब इसके विस्तार के रूप में देखिए इसके विस्तार के रूप में सबसे उत्तरी जो इसका स्थान है उत्तर में वो है मांडा चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है चिनाब नदी के किनारे। आखनूर मतलब एक स्थान है, आखनूर मांडा जिला है, मांडा मतलब आखनूर जिले में मांडा एक स्थान है, वहां पर जो जम्मू कश्मीर में वर्तमान में जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और इसका जो ये वाला मतलब लंबाई है इसकी ये वाली, क्योंकि
सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी जो इसकी लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, 1600। और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो इसकी दूरी है वो है 1400 किलोमीटर। मतलब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे उत्तरी और सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी जो स्थान है उनके बीच में दूरी कितनी है, ये भी आ सकता है। उत्तरी और सबसे दक्षिणी स्थान के बीच में दूरी कौन सी है, ये भी हमें दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये हो गया चिनाब जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है, जो नदी हो गई। ये चिनाब नदी के किनारे में मांदा एक स्थान है और अखनूर जिले में, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सबसे दक्षिणी दैमाबाद में है। जो दैमाबाद है ये अहमदनगर, महाराष्ट्र का एक जिला है अहमदनगर, उसमें है अहमदनगर में। ये किसके किनारे, ये प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। प्रवरा नदी क्या है, ये प्रवरा नदी किनारे ये गोदावरी की सहायक नदी है, ये गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की। तो यहाँ पे हमें दो नदियों को याद रखना। देखिए क्वेश्चन में पहले तो 100% या तो प्रवरा देगा कि दैमाबाद है वो किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन आ सकता है कि दैमाबाद है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो हमें अगर प्रवरा दिया है तो प्रवरा टिक करना पड़ेगा। अगर प्रवरा नहीं दिया है, उसने थोड़ा हटके पूछ लिया तो पूछ सकता है कि गोदावरी, तो गोदावरी में टिक करना पड़ेगा। और अगर दोनों नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि जो देखिए, अब मान के चलिए ऐसे हम देख सकते, जैसे ये मान के चलिए ये बड़ी नदी है, ये गोदावरी है, गोदावरी। और इसमें ये ट्रिब्यूटरी, मतलब इसकी सहायक नदी है, ये ट्रिब्यूटरी ये सहायक नदी है। तो यहाँ पर है जो क्षेत्र, अब वो इसके भी पास है और इसके भी पास है, तो हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, या तो ये प्रवरा की देगा या गोदावरी देगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, इसका हो गया। अब देखते हैं इसका काल निर्धारण के आगे देखते हैं। देखिए अब बात आती है काल की, मतलब समय की। इसका समय कहाँ से कहाँ तक इसका समय माना जाता है। देखिए इसका समय मानने के लिए सब वेदता अपने अपना समय कोई अपना बता रहा है, कोई इंडियन है जो अपना अलग बता रहा है, कोई विदेशी जो मतलब इंग्लैंड के रहे थे, जो वर्तमान अब तो नहीं है, उनका भी अपना मत रहा। देखिए इनके मत में सबसे पहले जिन्होंने मत दिया था वो थे फेयर सर्विस। इन्होंने कहा था 2000 ईसा पूर्वी से 1500 ईसा पूर्वी तक इसको हम मान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता रही होगी। दूसरे जो थे डीपी अग्रवाल, इन्होंने कहा था, जो इंडिया के थे डीपी अग्रवाल, इन्होंने कहा था कि 2300 से लेके ये 1750 तक मानी जाती है। इसका काल मतलब इस समय ये रही होगी, इस समय के बीच में। अब आते हैं मार्टिन व्हीलर का कहना है कि 2300 से 1500 तक इसके बीच में ये रही है। ये कालक्रम सबका अपना अपना मत है, जो आया दिया चला गया। अब देखिए हमको अपने पेपर के हिसाब से पढ़ना है कि हमें पेपर में कौन पूछा जा रहा है। वैसे तो 8-10 लोग हैं उनको, लेकिन मेन ये है जो ये 3 ही लोग हैं, क्योंकि हमें इन 3 लोगों पे ही नजर रखनी है और इनके कार्यक्रम पे ही हमें नजर रखनी है। सबसे पहले किसने दिया, इंडिया में सबसे पहले किसने दिया, और किसका मत, अगर किसी का मत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मार्टिन व्हीलर का। अब देखते हैं हम इसके काल निर्धारण की जो पद्धति है वो क्या है। देखिए काल निर्धारण की 2 पद्धतियां होती हैं। पहली होती है C14 कार्बन डेटिंग, एक होती है यूरेनियम डेटिंग। देखिए कार्बन डेटिंग भी हमें समय का ज्ञात कराती है और यूरेनियम डेटिंग भी हमें समय का ज्ञात कराती है। यूरेनियम हमें समय का निर्धारण करवाती है। देखिए कार्बन हमें किस प्रकार का समय निर्धारण का, कार्बन हमें सजीव जीव जो हमें कार्बन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब जो सजीव हैं, जो प्राणी सजीव रहे थे कभी किसी समय पहले, उसका निर्धारण कार्बन 14 करती है, उसका कार्बन डेटिंग 14 करती है। और जो वैसे पत्थर होते हैं, जो मतलब किसी पत्थर या किसी पर्वत का हमें अगर एज डिफाइन करनी होती है, एज निकालनी होती है, उसके लिए यूरेनियम डेटिंग इस्तेमाल की जाती है। अब देखते हैं नगर विन्यास की पद्धति। देखिए
नगर विन्यास की पद्धतियां देखिए, इसमें नगर विन्यास की पद्धति थी वो जाल पद्धति थी, जाल जाल पद्धति। इसी को हम कहते हैं ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति। देखिए इसी को हम ग्रिड पद्धति कहते हैं। अब ग्रिड पद्धति में क्या होता है, देखिए मान के चलिए ये सड़क है एकदम सेम, देखिए मान के चलिए ये सड़क है, ये सड़क है, ठीक है। इसके जो आसपास जो घर बने होते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर जो घर बने होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर जो घर बने होते हैं, मतलब एक समकोण पर काटते हुए, जो समकोण सड़क काटती है उसके आसपास जो घर बने होते हैं। अब मान के चलिए इधर भी घर बने हैं, कोई ऐसे करके इधर जो सड़क बने होते हैं उससे हम कहते हैं ग्रिड पद्धति। अब देखिए ये एक पद्धति होगी। अब देखिए इसमें एक अब टीले के आधार पर क्योंकि अब घर तो हो गए, अब टीले के आधार पर भी इन्हें दो भागों में डिफाइन किया। देखिए घर की जो पद्धति थी, हर जितने भी आपने हड़प्पा में देखना आपको दो भागों में मिलेंगे, पहला पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। देखिए पश्चिमी टीला, देखिए जितने भी आपको घर मिलेंगे वो दो भागों में विभाजित मिलेंगे। हर शहर के, ऐसा नहीं है कि एक शहर नियमित शहर, हर शहर के जितने भी घर मिलेंगे, मतलब जितने भी शहर मिलेंगे, या मतलब जैसे बनावली हुआ, धौलावीरा हुआ, लोथल हुआ, इनके जितने भी घर हैं वो दो भागों में विभाजित रहे, मतलब घरों की जो बनावट है दो दो भागों में रही, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। अब वो कैसे, देखिए पश्चिमी में देखते हैं पश्चिम टीला, एक पूर्वी। अब इनको हमने कैसे डिफाइन किया, देखिए पश्चिम में मान के चलिए जो पश्चिम के टीले थे वो ऊंचाई पर थे, मतलब पश्चिम के जो घर थे वो ऊंचाई पर थे, और पूर्वी जो ऊंचाई पर थे ये ऊंचाई पर, ठीक है। ये उतनी ऊंचाई पर नहीं थे, ये नीचे थे, ये नीचे थे। अब हम मान सकते हैं जब ऊंचाई पर थे तो हो सकता है ये पुरोहित हो, जो मतलब सम्मानजनक लोग होते हैं, उनके लिए इन लोगों ने अपने आप को, मतलब हमसे ये ऊंचे हैं तो इसलिए इन्होंने सम्मान के लिए इनके घर ऊंचे हों, इसलिए इन्होंने अपने घर बनवाए हों ऊंचे, इसलिए हम मान सकते हैं। तो ये सवर्ण मान सकते हैं, मतलब जो ऊंचे बिरादरी से होते हैं, ऊंचे लोग होते हैं, जैसे या कोई सरकारी पद होते हैं या कुछ पैसे वाले लोग होते हैं, हम उनको अपने से ऊपर मानते, तो हो सकता है उस समय इन लोगों ने भी ऐसी अपनी पद्धति अपनाई, तो इसलिए ये ऊंचाई पे होने के कारण ये अच्छे पक्के घर होते थे। और जो ये नीचे होते थे ये आम जनता रहती थी, यहाँ पर आम जनता, और यहाँ पर जो लोग रहते वो उस पूरे क्षेत्र का प्रशासन भी उनके हाथ में हो सकता है, ऐसा माना जाता है। हो सकता है, ऐसे क्लियर नहीं है कि यहाँ ये ऊंचे थे या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा माना जाता है। कुछ लोगों के ने बताया है कि ऐसा हो सकता था कि जो वहाँ के ऊंचे टीले हैं हो सकता है वो प्रशासन करते हो इसलिए उनका घर ऊंचा है, ठीक है। अब देखते हैं इसके अपवाद भी दो है। देखिए इसके अपवाद दो क्या है। पहला अपवाद है धौलावीरा। देखिए धौलावीरा एक ऐसा शहर है जो तीन हिस्से में डिवाइडेड है, तीन हिस्से में। वैसे सामान्य जो शहर हैं वो दो हिस्से में, पूर्वी पश्चिमी, इसमें तीन हिस्से डिवाइड है। पहला पूर्वी हो गया, एक हो गया मध्य भाग, एक हो गया पश्चिमी, एक हो गया पहले पूर्वी, मध्य, पश्चिमी, ये तीन भाग। अब एक और अपवाद है चनोरो। ये एक ऐसा स्थान है जो न तो पूरा दुर्गीकृत है ही नहीं, कुछ भी इसमें मतलब इसमें घर नहीं है, घर थे ही नहीं, इस शहर में पूरे में घर नहीं थे। अपवाद। अब देखते हैं इसकी कृषि। अब हम कृषि के बारे में देखते हैं, कृषि इसमें क्या थी। देखिए कृषि में सबसे पहले बात आती है रंगपुर और लोथल। देखिए रंगपुर से हमें चावल के अवशेष, लोथल और रंगपुर से हमें चावल के अवशेष मिले, चावल और बाजरे की, चावल और बाजरे की, बाजरे के हमें अवशेष, मतलब
उस दाने मिले। अब देखिए चावल के अवशेष मिले, तो इससे एक चीज तो साफ है कि चावल हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है, किसी भी फसल को हमें चावल डायरेक्ट नहीं मिलता, उसके लिए हमें धान की खेती करनी पड़ती है। जब धान करते तब उससे हमें चावल प्राप्त होता है। तो सेम इसी प्रकार जब ये थे तो इन्होंने धान की मतलब उस समय ये चावल की जो फसल है उसकी उपज के लिए इनको ज्ञान था। ठीक है, अब देखते हैं रोजदी। ये गुजरात का एक शहर है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये रागी, जो लाह जैसी एक किस्म होती है, रागी रागी यहाँ से मिली है। रागी लाह के नुमा होती है। अब देखते हैं कालीबंगा। देखिए कालीबंगा से क्या है कि हमें हल जुते हुए खेत मिला है। जुता हुआ खेत मिला है। जुता खेत। अब देखिए जुता हुआ खेत से क्या मतलब, क्या आप सोच सकते हैं? 100% इस जुते हुए खेत से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे 100% कोई ना कोई फसल की जा रही होगी, तो हमें कृषि के अवशेष मिले हैं। क्योंकि जुते हुए खेत से क्या मतलब है कि 100% यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा बोया गया होगा, या बोने वाले होते हैं, बो रही होंगी, ऐसे हम मान सकते हैं। अब आती है बनावली। देखिए बनावली से हमें हल्का खिलौना मिला है, मतलब छोटे से हल्का खिलौना मिला है बनावली से। अब हल्का खिलौना, देखिए कोई चीज बड़ी है तो उसका प्रारूप हम खिलौने के नुमा अपने बच्चों को, या जो उनके हम मनोरंजन के लिए, बच्चों के मनोरंजन के लिए हम रखते हैं। तो यहाँ से जो मनोरंजन के लिए, बच्चों का मनोरंजन के लिए हमें छोटे से हल्का एक स्वरूप मिला है। अब कृषि के अवशेष, यहाँ से कृषि का हमें भी पता चला है। अब देखते हैं हम पशुपालन के बारे में। देखिए पशुपालन में हमें सब हर चीज के वहां पर मिला है, सापेक्ष हर चीज के मिला है, लेकिन जो अवशेष नहीं मिले हमें उनको पढ़ना है। क्योंकि देखिए गाय का भी मिले, बकरी के भी मिले है, कुत्ते का भी मिला है, घोड़े का भी मिला है, और काफी ऐसे हम अवशेष मिले हैं। जो में नहीं मिले हम उन पर विचार करते हैं। देखिए सबसे पहले पशुओं में हमें किसके अवशेष नहीं मिले? पहली गाय का, यहाँ गाय के हमें कोई अवशेष नहीं मिले हैं। दूसरी शेर का, यहाँ पर हमें शेर के कोई अवशेष नहीं मिले हैं, शेर का। तो मतलब हमको ये पता चलता, हाँ, और जो अवशेष मिले हैं वो क्या क्या मिले हैं? देखिए घोड़े के हमें अवशेष मिले हैं, सुरकोदरा से हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, सुरकोदरा से हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, और हमें एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला, जो आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो, उसमें जो ऋतिक रोशन है वो अक्सर वो एक सिक्का, उसमें सिक्का का कुछ खेल है, उसमें जो सिक्का में आप देखना वहां पर एक सींग वाला गेंडा दिखाया गया। आपने अगर मूवी देखी होगी उसमें आपको दिखा होगा कि एक सींग वाला गेंडा, वही उसके ही अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और अब देखते हैं हम व्यापार। देखिए अब व्यापार के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनका व्यापार कैसा रहा होगा। देखिए व्यापार में सबसे पहले अवशेष मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। देखिए मोहनजोदड़ो से व्यापार में हमें यहाँ पे मोहरें मिली हैं। व्यापार में मोहरें, मतलब मोहरें कैसी कि व्यापारी जो लोग होते थे, व्यापारी, तो वो अपनी अपनी फसल, मतलब अपना, जैसे अब वर्तमान में लोगो चलते हैं कि हर किसी, जैसे टाटा का अपना अलग लोगो है और रिलायंस का अपना अलग लोगो है, तो उस समय लोग अपने अपने जो प्रोडक्ट है उनका, जो उनकी जो चीज है उसको अपने पूरे मार्केट में दिखाने के लिए कि हाँ कहीं भी मिल जाए जी ये मेरी चीज है, इसलिए वो लोग एक मोहर रखते थे अपनी। हर व्यक्ति, हर व्यापारी अपनी एक मोहर रखता था। वो मोहर जो मिली है वो अक्सर ज्यादातर मोहर मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसके हम बाद में देखते हैं चनूदड़ो। देखिए व्यापार के मामले में चनूदड़ो से जो हमें मिले हैं, उनसे हमें जो यहाँ मिले हैं चनूदड़ो, यहाँ पे हमें गाड़ी मिली है, गाड़ी। तो मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ बनावली से जो चनूदड़ो से जो हमें गाड़ी मिली है, उससे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, आयात और निर्यात ये लोग करते रहे होंगे। क्योंकि जो चीज यहाँ बनी है वो अन्य मार्केट में नहीं है, हमें वहां पहुंचानी है। वहां पे जो चीज बनी है वो यहाँ नहीं है, तो हमें वहां से लानी। तो मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आयात निर्यात के लिए हमें साधन की जरूरत पड़ती है, वो साधन हमें यहाँ से मिले हैं। ठीक है, अब आती है बनावली। देखिए गाड़ी एक पहिया, जो आपने देखा होगा जैसे भट्टे पर जो नहीं एक पहिया गाड़ी, वो इसे होते लगे चलाते हैं, वो वाली यहाँ पे एक गाड़ी मिली हुई है बनावली से। अब देखते हैं हम लोथल से।
देखिए ये तो ऐसी चीजें हो गई जो रोड पे मतलब जो लैंड पे चल सकती हैं, जो मिट्टी पर चल सकती हैं, जो जमीन पर चल सकती हैं। लेकिन लोथल से हमें एक जहाज का मतलब गोदीवाड़ा, एक बंदरगाह, दो चीजें मिली हैं। गोदीवाड़ा से मतलब है जहां पर जहाज बनते थे, नाव बनती थी, नाव जो डोंगिया इन्हें बोलती हैं, वो बनती थी। तो वो लोथल से तो मैं इससे ये पता लगा सकती है कि ये जलमार्ग भी उस समय कभी अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। क्योंकि आदमी पोत का निर्माण कब करता है, जब उसका बड़ा हो जाता है, निर्यात बड़ा। जैसे भारत के पास काफी बड़े बड़े पोत मतलब वो है बंदरगाह। तो इससे क्या है कि जो भी माल विदेश से आता है वो इंडिया में आता है, इंडिया का माल विदेश में जाता है। तो इस समय ये भी हम मान सकते हैं कि ये लोथल एक अच्छे पैमाने पर हमें आयात निर्यात करा रहा था उस समय। देखिए धर्म के मामले में ये बिल्कुल नहीं जानते थे, क्योंकि ना तो हमें मंदिर के कोई अवशेष मिले हैं हड़प्पा से, ना हमें मंदिर मस्जिद के, ना कोई गुरुद्वारा के या कोई धर्म जैन पारसी कुछ नहीं मिला है। यहाँ से कुछ ऐसे हमें अवशेष नहीं मिले। तो हमें ये मान सकते हैं कि उस समय के लोग थे जो हड़प्पा सभ्यता के कालीन जो लोग थे वो किसी धर्म को नहीं मानते थे। हाँ लेकिन हमें मूर्तियां मिली हैं, मंदिर नहीं मिली है, मूर्तियां मिली हैं। अब देखते हैं हम धर्म के बाद आते हैं अंतिम संस्कार के बारे में। अंतिम संस्कार में इसमें देखिए अंतिम संस्कार के रूप में हमें 3 पद्धतियां मिली हैं। 3 पद्धतियां कौन सी? एक दाह संस्कार, एक आंशिक संस्कार, एक पूर्ण संस्कार। देखिए दाह संस्कार कौन लोग करते हैं? देखिए दाह संस्कार जो हिंदू वर्ग होते हैं वो दाह संस्कार जानते हो आप लोग। पहले क्या हो, पहले हम उनको जलाते हैं, उसके बाद हमें गंगा में उनकी अर्थियों को गंगा में विसर्जन कर, ये दाह संस्कार हो गया। पूर्ण संस्कार क्या? पूर्ण समाधि एक दूसरा होता है। पूर्ण समाधि, पूर्ण समाधि का मतलब हो जाए आदमी जब खत्म हो जाता है तो उसे हम एक मतलब गड्ढा खोद के उसमें हम दाबना, ये हो गया पूर्ण समाधि। एक हो जाए आंशिक समाधि, मतलब आंशिक संस्कार हो जिसे कहते हैं। जैसे पहले व्यक्ति को जब खत्म हो जाता पहले उसे रख दिया जाता है, जो चील कौवे जो पारसी लोगों का अक्सर होता है, आपने देखा होगा। तो चील कौवे जो वैसे जानवर होते हैं वो खा जाते हैं। उसके बाद जो हड्डियां बचती हैं उसको हम जमीन के अंदर गाड़ देते हैं। तो ये हो गया पारसी। 3 हमें पद्धतियां मिली हैं, दाह संस्कार, आंशिक संस्कार और एक पूर्ण संस्कार। ये 3 पद्धतियां हो गई। अब देखते हैं हम अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार क्या थे? देखिए अंतिम संस्कार में अक्सर देखा अंतिम संस्कार क्या होता है, जैसे किसी व्यक्ति को अंतिम उसमें जो देखा गया है खुदाई के बाद हड़प्पा की खुदाई के समय जो देखा गया, तो अक्सर जो व्यक्ति थे उसको उत्तर और दक्षिण क्रम में लिटाकर उसकी अंतिम मतलब उसको मतलब उसका समाधि लगाते थे। उत्तर और दक्षिण क्रम, उत्तर में उसका सर करते थे, उत्तर में उसके सर और दक्षिण में उसके पैर करते थे। ठीक है। अब लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी मिले हैं जिनका अपना मतलब, और आपने देखा समाधि में क्या एकदम चौकोर खुदाई होती है। चौकोर मतलब एक आयत की नुमा, आयत का एक आकृति आकार दिया जाता है, एकदम आयत की नुमा खोदी। लेकिन पहला आता है सुरकोतरा। सुरकोतरा क्या है? इसमें गोल गोल देखा गया कि एकदम जो गोल गड्ढा खोद के उसमें दफनाया गया है, गोल गड्ढा खोल के। ये एक अपवाद हो सकता, अपवाद है। कालीबंगा में देखा गया है कि सामान्य हर व्यक्ति को उत्तर और दक्षिण क्रम में लिटाया जाता था, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें दक्षिण और उत्तर क्रम में लिटाया गया है, दक्षिण और उत्तर क्रम में। इधर वैसे व्यक्ति को इधर सर इसका, इधर पैर, नहीं गलत, इसके ऊपर हो गया उत्तर, तो उत्तर में इसका सर करते थे और दक्षिण में इसके पैर करते थे। उत्तर में सर, दक्षिण में इसकी पैर, ये वाली। ये सामान्य जितने शहर मिले उनमें ऐसी समाधि मिली। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने उसको चला गया है, इनका ऐसा है, दक्षिण की तरफ सर, उत्तर की तरफ पैर। अब देखते हैं, अब कालीबंगा को देखते हैं। कालीबंगा में क्या है कि कालीबंगा में देखा गया कि जो जितने भी समाधियां लगाई जाती थी उसमें एक व्यक्ति होता था। जितने भी समाधियां लगाई जाती थी वो उसमें एक व्यक्ति होता था। लेकिन कालीबंगा एक लोथल कालीबंगा और लोथल में और कालीबंगा में ऐसे ही जानकारी मिली है कि इसमें एक समाधि में 3 व्यक्तियों को लेटाया गया है। एक समाधि में 3 व्यक्ति को लेटाया गया है। 3 युग मतलब एक साथ 3 लोग मरते थे, उनको एक साथ रख दिया जाता था। या हो सकता है एक पहले मरा, रख दिया उसको,
दूसरा खत्म हुआ फिर उसे खोद के फिर उसमें रख दिया, तीसरा मरा उसे उठा के फिर उसी में रख देते थे। ऐसा हो सकता है, मतलब उस समय देखिए कुछ भी हो सकता है, 3 लोग इकट्ठे मरे तब रख दिया, या एक-एक करके 3 रख देते तो ऐसा हो सकता है। कुछ समय जगह मतलब ज़मीन की कुछ कमी होने के कारण भी ये मान सकते हैं हम कि कम ज़मीन। अब देखिए इसकी हम लिपि के बारे में जानते हैं और हम इसको जितना है मैंने उसे गहराई से पढ़ाने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है, एक कहानी फॉर्मेट रखा। अब देखिए इसका लिपि के बारे में देखते हैं। देखिए इसकी जो लिपि रही है, इसमें कोई लिखित ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, लिखा हुआ है, लेकिन आज तक किसी ने उसको पढ़ नहीं पाया है। अब मान के चलिए ये हमें ऐसा कोई चित्र बना दिया है, अब इसको हम क्या लिख मान सकते हैं? ये क्या किसके हमें किस चीज़ को हमें मतलब इशारा कर रहा है, ये क्या लिखा हुआ है? हम नहीं बता सकते। ये आज तक किसी ने बता नहीं पाया है कि ये इसकी लिपि क्या है, लेकिन हम मान सकते हैं कि यह भाव चित्रात्मक लिपि, मतलब भाव का मतलब है कि अपने भाव को और चित्रात्मक अपने भाव को चित्र के रूप में ये इन्होंने प्रदर्शित किया है, अपने भाव को चित्र के रूप में इन लोगों ने प्रदर्शित किया है। तो इसलिए इनकी हम लिपि को मान सकते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। तो पहली देखिए भाव चित्रात्मक लिपि है, इनकी भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक क्या, कहीं ये लिख रहा है, कहीं इनके मछली का चित्र बन जाता है, मछली का चित्र बन जाता है कहीं पर उसी लाइन में। अब देखिए मान के चलिए जब आपने व्हाट्सएप में देखा होगा कहीं लिख के हैप्पी, उसके साइड में हम दिल का पोज मतलब चित्र लगा देते हैं, तो हम मान सकते हैं कि हमारे अंदर जो फीलिंग है हम उसको किस प्रकार प्रदर्शित कर रही है। तो यही इनकी लिपि है कि इन्होंने अपने भाव को किस प्रकार प्रदर्शित किया है, इसलिए इनकी हम लिपि को कहते हैं भाव चित्रात्मक लिपि। अब देखिए अब क्या है इसमें, देखिए जितना भी था मैंने हर चीज़ को अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके पेपर में ये हेल्पफुल रहता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और ऐसे ही आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो देने की मैं कोशिश करूँगा। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आपको इससे बाहर पेपर में नहीं मिलेगा। और कल मेरा एक जो दूसरा वीडियो आएगा तो उसमें हमने जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यूज वो डिफाइन करने मतलब वो आपको मैं करके दिखाऊंगा। जो आज मैंने पढ़ा है वो उसको हम बताएंगे, ठीक है। कल इसको एमसीक्यू के फॉर्म में हमको दिखाएंगे, कल इसको वीडियो आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और तब तक मिलते हैं एक नए वीडियो के में, तब तक जय हिंद।